नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए समझने वाले हैं कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य कैसे बने। ये कहानी है दो टाइम ट्रैवलर्स की, जो कह सकते हैं गलती से इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर जा पहुंचते हैं। तो कहानी शुरू होती है धड़ाम एक जोरदार झटके के साथ। हमारे हीरो हरिओम और समीरा एक चमकते हुए टाइम पोर्टल से निकलते हैं और सीधा धूल में। समीरा का गुस्सा देखकर तो यही लगता है कि भाई ये पहली बार नहीं हुआ है, और बस यहीं से शुरू होता है उनका वो सफर जो हमें सीधा प्राचीन भारत के इतिहास में ले जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग पहुंचे कहाँ हैं। हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व की, मतलब आज से बहुत बहुत पहले। ये वो दौर था जब भारत, जैसा हम आज जानते हैं, वैसा एक देश था ही नहीं, बल्कि ये कई छोटे बड़े ताकतवर राज्यों में बटा हुआ था, और इन्हीं राज्यों को कहा जाता था महाजनपद। और ये कितने थे? एक दो नहीं, तीन चार नहीं, पूरे 16 शक्तिशाली राज्य, यानी महाजनपद। और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था, अपनी ताकत बढ़ाने में, अपना इलाका बढ़ाने में। मतलब पूरे भारत में एक पॉलिटिकल चेस गेम चल रहा था, और हर राज्य एक बड़ा खिलाड़ी था। इन 16 राज्यों में से कुछ बड़े नाम थे, जैसे कोशल, वत्स, अवंती, गांधार। अब देखिए, हर कोई अपनी अपनी जगह पर मजबूत था। किसी के पास खेती के लिए शानदार जमीन थी, तो कोई जरूरी ट्रेड रूट्स पर बैठा था। लेकिन इन सब में एक ऐसा था, मगध, जो आगे चलकर इन सबको पीछे छोड़ने वाला था और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, आज के जमाने का कोई इंसान अचानक से उस दौर में पहुंच जाए तो क्या होगा। हरिओम का भी यही हाल हुआ। जब उसने पहली बार एक विशाल, लड़ाई के लिए तैयार हाथी देखा तो बस आंखें फटी की फटी रह गई। और क्यों ना हो, ये हाथी सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस जमाने के लिविंग ब्रीदिंग टैंक्स थे। जिसके पास जितने ज्यादा हाथी, समझो उसकी जीत उतनी ही पक्की। तो अब कहानी हमारे हीरोज को ले आती है उस दौर के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के दिल में। और देखिए किस्मत का खेल, वो कहीं और नहीं बल्कि सीधे पहुंच जाते हैं वहां के राजा के दरबार में। और सामने कौन है? हर्यंक वंश के ताकतवर राजा बिंबिसार। माहौल एकदम टेंस है। अब ऐसे में हमारा हरिओम घबराहट में, उसे कुछ और तो सूझता नहीं, तो वो खुद को फ्यूचर से आया एक साइंटिस्ट बता देता है। अब इससे मामला सुलझता तो नहीं, बल्कि और भी मजेदार तरीके से उलझ जाता है। तो सवाल वही है, आखिर मगध में ऐसा क्या था जो वो सबसे आगे था? इसका जवाब है उनकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर में। देखिए, जहां दूसरे राज्यों के पास नॉर्मल सेनाएं थीं, मगध के पास थी हाथियों की एक पूरी फौज। उनके किले इतने मजबूत थे कि उन्हें कोई भेद नहीं सकता था, और उनके रथ कहीं ज्यादा एडवांस थे। और तो और, गंगा के किनारे होने की वजह से जमीन उपजाऊ थी, मतलब अनाज और टैक्स की कोई कमी नहीं। और पास की खदानों से जो लोहा मिलता था, उससे बनते थे सबसे बेहतरीन हथियार। तो हमारे हीरो अभी इस नई दुनिया को, इस नए टाइम पीरियड को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक ऐसा खतरा जो पूरे के पूरे इतिहास को, टाइमलाइन को खतरे में डाल सकता है। और ये खतरा कौन है? कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर की, शैडो मंक। और ये कर क्या रहा है? ये एक शाही ग्रंथ चुरा रहा है। कोई आम ग्रंथ नहीं, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भविष्य लिखा है, खास तौर पे आने वाले महान मौर्य साम्राज्य का भविष्य। मतलब साफ है, कोई है जो जानबूझकर हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। और इस शैडो मॉन्क का प्लान बहुत खतरनाक है। स्टेप 1, मगध से वो प्रोफेटिक स्क्रॉल चुराना। स्टेप 2, टाइम में आगे जाना, सीधा मौर्य साम्राज्य में। स्टेप 3, सम्राट अशोक को ढूंढना, उनके महान हृदय परिवर्तन से ठीक पहले। और स्टेप 4, अशोक को धम्म की नीति अपनाने से ही रोक देना। मतलब वो शांति और नैतिकता का रास्ता जो अशोक को अशोक महान बनाता है, उसे शुरू ही ना होने देना। अगर ये कामयाब हो गया तो सोचिए भारत का इतिहास कितना अलग होता। समीरा की ये बात बिल्कुल सही है। उसकी घबराहट हमें इस साजिश के असली मतलब को समझाती है। अगर शैडो मॉन्क सफल हो जाता तो जो इतिहास हम आज किताबों में पढ़ते हैं वो वैसा होता ही नहीं, सब कुछ बदल जाता। ये दांव पर बहुत कुछ लगा था। और वो चोरी हुआ ग्रंथ वो एक और टाइम पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, और बूम, हरिओम और समीरा खिंच जाते हैं लगभग 300 साल आगे, सीधा मौर्य साम्राज्य के दौर में। और
यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसने सचमुच अपने हाथों से इतिहास लिखा था। उनका सामना होता है महान रणनीतिकार और ट्रू मास्टरमाइंड चाणक्य से। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? चाणक्य को उनके आने का इंतजार था, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। और चाणक्य सिर्फ एक एडवाइजर नहीं थे, उन्होंने तो लिटरली एक साम्राज्य को चलाने की पूरी रूल बुक लिख डाली थी। अर्थशास्त्र, ये स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, मतलब एक देश को कैसे चलाना है, इस पर लिखा गया एक मास्टर क्लास है। आज भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। ये किताब बताती है कि एक मजबूत राज्य कैसे बनाया जाता है और कैसे चलाया जाता है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं मौर्य साम्राज्य का। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मेंटोर जाहिर है चाणक्य, कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा, सबसे की एम्परर अशोक द ग्रेट, और उनकी गाइडिंग फिलॉसफी धम्म। और उन्होंने अपना संदेश कैसे फैलाया? पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस के जरिए, जो आज भी भारत में मौजूद हैं। तो चाणक्य भी उनके डर को कंफर्म कर देते हैं। वो बताते हैं कि शैडो मॉन्ग को रोकना ही होगा, और उसे रोकना होगा राजधानी पाटलिपुत्र में, वरना सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। और फाइनल शोडाउन के लिए स्टेज सेट हो चुका है। जगह है पाटलिपुत्र की विशाल और शानदार लाइब्रेरी, और यहीं इसी जगह पर शैडो मॉन्क उस भविष्यवाणी वाले ग्रंथ को जलाने वाला है और इतिहास को हमेशा के लिए मिटाने वाला है। शैडो मॉन्क ग्रंथ को आग में डालने ही वाला है कि हमारा हीरो हरिओम उसे रोकने के लिए पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन कहानी में आता है एक बहुत ही फनी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हरिओम का पैर चिकने फर्श पर फिसल जाता है और बस हो गया काम। किस्मत देखिए, उसका ये फिसलना ही इतिहास को बचा लेता है। वो कोई हीरोइक मूव नहीं करता, बल्कि सीधा फिसलकर मॉन्क से टकराता है और मॉन्क बेहोश। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। चाणक्य के शब्द इस पूरी सिचुएशन को परफेक्टली सम अप करते हैं। इतिहास बच गया किसी महान काम से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मजेदार गलती से। तो इतिहास तो बच गया, और इसी के साथ एक नया पोर्टल खुलता है। हमारे हीरोज का अगला स्टॉप गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर किसी भी युग को गोल्डन बनाता क्या है? इसी सवाल के साथ चलिए हमारे हीरोज को उनके अगले सफर पर निकलते हुए देखते हैं।